हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है यूपीएसआई 2021। इसके अंतर्गत हम 20 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और वो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं। ठीक है, तो मैं आपका जो सेगमेंट लूँगा वो फोर्थ पार्ट लूँगा आपका, जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है उसको लूँगा मैं, और जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। एक आपका है लॉ, मूल विधि, ठीक। एक आपका है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और एक आपका है जीएस। ठीक है, तो इसके अंदर आप हिस्ट्री भी देखेंगे, ज्योग्राफी भी देखेंगे, इकोनॉमिक्स भी देखेंगे, साइंस भी देखेंगे। ठीक है, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब देखेंगे। तो ये हम सबको, इस पार्ट को हमें कंप्लीट करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान, मतलब आपका पार्ट बी। अपने सब्जेक्ट का पार्ट बी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें हम पहला जो टॉपिक लेंगे वो है भारतीय संविधान के परिचय और उसके उद्देश्य। हम वही टॉपिक उठाए हैं जो यूपीएसआई के सिलेबस में दिया हुआ है, तो इस वजह से हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हम उसके अलावा या उससे एक्स्ट्रा कुछ भी इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, अपनी टीम के बारे में बता देते हैं। अतुल सर आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, दुष्यंत सर पढ़ाएंगे आपको हिंदी, अभिनव सर पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग, और मैं पढ़ाऊंगा आपको आपका लॉ, जीएस और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जो कि है संविधान का परिचय और उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का है, उसमें कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो संविधान भारत का अर्ध परिसंघीय है, मतलब क्वासी फेडरल है। अब क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है? क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि यहाँ पे राज्य और केंद्र, ठीक है, इन दोनों में ही पावर हैं, लेकिन जो केंद्र है उसके पास पावर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, किसके पास पावर ज़्यादा हैं? केंद्र के पास पावर ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है राज्य और केंद्र के बीच में, तो फिर वो सारी की सारी शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? वो चली जाती हैं केंद्र के पास। ठीक, इसी वजह से कहा गया है कि भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय कहा गया है, जिसमें परिसंघीय और एकात्मक दोनों की विशेषताएं हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि परिसंघीय जिसमें अलग अलग होने के बावजूद केंद्र एक पावरफुल पोजीशन में दिखाई देता है। भारतीय संविधान के मूल ढांचे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं भी परिसंघात्मक या फेडरल जो शब्द होता है उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इससे ये एक और चीज़ पता चलती है कि जो ये शब्द हमने लिया है फेडरल, वो हमने अपनी तरफ से लिया गया है, संविधान में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर। पहली विशेषता ये है हमारे संविधान की कि ये लिखित है एवं विस्तृत संविधान है, मतलब ये रिटिन है। ठीक है, लिखा हुआ दस्तावेज है जिसमें हम बदलाव करने की अगर कोई चाहत रखते भी हैं तो उसे अमेंडमेंट के थ्रू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया तो वो हो गया। एक लिखित तौर पे हमारे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि हमें पावर्स देती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान लिखित
किस देश का है, तो आपका आंसर होगा इंडिया का। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंडिया। फिर दूसरा, ये सारी की सारी लाइनें अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से एक कॉपी पर लिखते चलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मूल संविधान में जो बेसिक संविधान था हमारा स्टार्टिंग फेज में, उसमें एक प्रस्तावना प्रियम्बल, 395 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, 22 भाग मतलब 22 पार्ट्स और 8 अनुसूचियां थी मतलब 8 शेड्यूल्स। ठीक, आज की डेट में क्या है वो आगे आने वाली चीज़ों में बताता चलूँगा, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मूल संविधान था हमारा उसमें कितने आर्टिकल थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 395। फिर एक और क्वेश्चन उठेगा कि जो बेसिक हमारा मूल संविधान था उसमें कितने पार्ट्स थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 पार्ट्स थे। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा कि जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 395, और कितने भाग थे 22। आज की डेट में क्या है, जो अनुच्छेदों की संख्या हो गई है वो हो गई है 465 और पार्ट्स हमारे हो गए हैं 25। ठीक है, अनुसूचियां 12, पहले कितनी थी 8। चलिए अगली चीज, एक लाइन और कही गई है हमारे संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान के जटिल स्वरूप के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। मतलब इतना जटिल है हमारा संविधान कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें वकील अपने मन से निकाल लेते हैं उसका तोड़ अपने हिसाब से, इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक कोटेशन कहा जाता है संविधान के बारे में, क्योंकि हम परिचय पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आते हैं कि लिखित के बाद इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें मूल अधिकार दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। किसके लिए, यहाँ की जनता के लिए फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, मूल अधिकार वो चीज़ होती है जिसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति किसी देश में एक स्वतंत्र जीवन जी सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं एक देश में एक निवासी को अपना जीवन बहुत आज़ादी से अच्छी तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक जीने के लिए। तो हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार कौन से पार्ट में दिए गए हैं, तो भाग 3 में दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल के तहत दिए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों का जिक्र दिया गया है। जब मूल अधिकार का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसमें डिस्क्राइब करके पूरा पढ़ेंगे। फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक, अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भी इसमें दे रखे हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं DPSP। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो इसमें क्या है, इसमें यह कहा गया है जिस तरीके से एक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है, उसी तरीके से एक राज्य में एक सरकार को कुछ ऐसे काम करने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके। ये बेसिकली ये व्यक्तियों के लिए होता है और ये सरकार के लिए। इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, इन नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मतलब DPSP कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिया गया है। और ऑस्टिन ने ये एक बात कही कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा, तो एक क्वेश्चन बना कि गैनविल ऑस्टिन ने DPSP को संविधान की आत्मा कहा। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। तो यहाँ पे जब हम DPSP पढ़ रहे होंगे तब इसके बारे में और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम जान लेते हैं कि भारत के संविधान में DPSP का जिक्र है। अब चौथा पॉइंट जो आता है इसके विशेषताओं में, वो है कि ये कठोर और लचीला
दोनों ही रूप में दिखाई देता है। मतलब ये बहुत हार्ड भी है इसमें कुछ चेंज करने के लिए, और बहुत इजी भी है इसमें कुछ चेंज करने के लिए। मतलब भारतीय संविधान का एक कठोर तथा लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है, इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, और जबकि लचीला इसलिए है क्योंकि बहुमत के आधार पर संविधान के मूल भाग को छोड़कर, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर आप बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते, उसमें चेंज करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अमेंडमेंट्स ला के उन्हें आप इजीली चेंज कर सकते हैं। पांचवी इसकी विशेषता ये है कि ये एकल नागरिकता देता है। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप देता है। यहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है कि यहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप दी जाएगी। तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि ड्यूल सिटीजनशिप। फिर आपका जो छठा पॉइंट है इसका, एक सेकेंड, जो इसका छठा पॉइंट है वो है आपका वयस्क मताधिकार। यहाँ पे मत देने का भी अधिकार है, जो कि पहले 21 साल के व्यक्ति को हुआ करता था, लेकिन बाद में आगे चल के उसे 18 वर्ष कर दिया गया, और उसका जो अमेंडमेंट हुआ वो था 61, जो कि 1989 में किया गया था। इसके बिहाफ पे ये कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का होगा उसे मत देने का, मतलब उसे वोट डालने का अधिकार होगा, राइट टू वोट। ठीक। फिर सातवां पॉइंट जो है वो है समाजवादी राज्य होगा। समाजवादी राज्य का मतलब कि यहाँ देश के हितों का, समाज का हित देखा जाएगा, उसका फायदा देखा जाएगा, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का। ठीक। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो कि हुआ उसके द्वारा ऐड किया गया था समाजवादी। ठीक है। अब आते हैं कि जो 42वां संशोधन था उसमें एक नया भाग भी जोड़ा गया था, जो कि था 4th A। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, जो कि आपका भाग था 4A। 4A भाग में क्या कहा गया कि आपके कुछ कर्तव्य होंगे। किसके कर्तव्य होंगे? किसी व्यक्ति के। अगर सरकार के कर्तव्य हैं तो व्यक्ति के भी तो कर्तव्य होंगे ना, अपने देश को संभाल के रखने के, अपने देश में चीज़ें अगर कोई हैं, कोई बिल्डिंग्स हैं, उनको तोड़े नहीं, उनको ख़राब ना करें, तो कुछ कर्तव्य होंगे। तो उसके लिए एक पार्ट जोड़ा गया जो कि पार्ट था 4A, और आर्टिकल नंबर था उसका 51A। ठीक। आर्टिकल नंबर जोड़ा गया 51A और पार्ट जोड़ा गया 4A। अब हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक दिया गया। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक मतलब राष्ट्रीय ध्वज होगा, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कैसा होता है? ये फ्लैग है, तो ये 3:2 के रेशियो में होगा। बीच में यहाँ चक्र होगा जिसमें 24 तीलियां होंगी। ये नारंगी रंग का होगा, ये सफ़ेद रंग का होगा, और ये हरा रंग का होगा। ठीक है। और ये नीले रंग की नीले। ठीक। तो भारतीय ध्वज को ये डेट पूछी जा सकती है कि 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। डेट पूछी जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे देश का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे देश का ध्वज है उसकी लंबाई व चौड़ाई का क्या अनुपात होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 3:2, 3:2। फिर अगला क्वेश्चन एक और आएगा कि हमारे ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, सबसे बीच में कौन सा रंग होता है, और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो केसरिया, सफ़ेद और हरा।
सफ़ेद पट्टियों के जो बीच में 24 तिल्लियाँ होंगी। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो वो 24 तिल्लियाँ होंगी। और गहरे नीले रंग के अशोक चक्र इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, गहरे नीले रंग का। फिर हमारे देश का नेशनल एम्बलम क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है सारनाथ का, जो अशोक का स्तंभ है सारनाथ, वहाँ से एक सिंह साहस और वह निर्भीकता का जो प्रतीक है उसको लिया गया है। तो हमारे देश का नेशनल एम्बलम क्या है, अशोक स्तंभ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या है, तो वो है अशोक स्तंभ, जो कि कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। ये हमारा नेशनल एम्बलम हो गया। और ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये निर्भीकता का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। और आपने एक क्वेश्चन, एक चीज़ और पढ़ी थी, यहाँ पे जो 24 तिल्लियाँ थी वो किस चीज़ का सिंबल है, वो है आपके 24 घंटों का, जो हमारे दिन पूरा होता है उसका प्रतीक है आपकी 24 तिल्लियाँ, ठीक। एक और चीज़ कि जो अशोक स्तंभ है उसे राष्ट्रीय चिन्ह कब रूप में अपनाया गया, तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ये डेट पूछी जाएंगी, ये इसलिए एक पेज पर लिख लीजिए आप लोग कि 26 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अब तीसरी पॉइंट, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में, और इसकी रचना जो की थी वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बांग्ला भाषा में रचित किया गया था, और इसका जब संगीतबद्ध किया गया तो उसे जनगण मन के हिंदी संस्करण के रूप में राष्ट्रीय सभा ने, जो संविधान सभा थी, उसने अपनाया 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद एक यहाँ पे जैसे राष्ट्रगान है, वहाँ पे राष्ट्रीय गीत भी होता है, राष्ट्रीय गीत, तो वो है आपका वंदे मातरम। फिर आते हैं आप अगले पेज पे। इसमें आपको ये देखना होगा कि राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, नेशनल कैलेंडर कौन सा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश में जो कैलेंडर माना जाता है सरकारी रूप में, राष्ट्रीय रूप में, वो कौन सा है। तो जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत, ठीक। तो इसे हम अपना राष्ट्रीय पंचांग भी कहते हैं, शक संवत को, जिसका पहला महीना होता है चैत्र। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से हमारा पहला महीना कौन सा होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा चैत्र, ठीक। और ये कितने दिन का होता है, ये होता है 365 दिन का। अगला क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, नेशनल एनिमल भारत का कौन सा है, तो उसका आंसर सीधा सीधा हर किसी बच्चे को पता होगा, बाघ। लेकिन इसको इतने आसान तरीके से नहीं पूछेगा, उससे थोड़ा सा चेंज करेगा, ट्विस्ट करेगा। वो पूछेगा राष्ट्रीय पशु जो भारत का बाघ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो बच्चों उसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टाइगर्स, ठीक। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइगर्स। टाइगर्स से याद हो जाएगा वैसे आप लोगों को, लेकिन इसको एक पेज पर लिख लीजिए, पैंथेरा टाइगर्स उसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। वैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी को पता होगा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, उसी तरीके से हर बच्चे को पता होगा कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या है मोर का, तो वो है पावो क्रेस्टेटस। पावो क्रेस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये यहाँ से पूछेगा। अब आते हैं राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, फूल कौन सा है, फ्लावर। नेशनल फ्लावर है हमारा कमल, और कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलुम्बो
न्यूसीफेरा, नेलम्बो न्यूसीफेरा। 4 बार इसको बोलेंगे आप न्यूसी, तो नेलम्बो न्यूसीफेरा हमारे राष्ट्रीय पुष्प का नाम है। कमल का ही वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पेड़। तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस बैगलेसिस। फाइकस बैगलेसिस, ठीक है। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बैगलेसिस। फिर इसके बाद राष्ट्रीय फल, फ्रूट कौन सा है? हर किसी को पता है, सबसे ज़्यादा आप किसी से भी पूछेंगे, कैटरीना कैफ भी उसका प्रचार करती हैं, और वो है आम, ठीक है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो, आम, जो कि हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया उसका उत्पादन करता है, और उसका वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? हर कोई जानता है, गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है, जिसको जीवित रूप में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया है। वो नदी पहली नदी ऐसी थी जिसको जीवंत नदी माना गया। उसके अगर गंदा करने पे वही रूल इम्प्लीमेंट होते हैं जो कि किसी व्यक्ति का मर्डर करने पे होते हैं। तो गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री कहाँ पड़ता है सर? गंगोत्री पड़ता है उत्तराखंड में, यूके में, ठीक। अब मैं ये जो सारी चीज़ें पढ़ी उसको एक छोटी सी लाइन में लिख देता हूँ। राष्ट्रीय पंचांग शक, शक संवत। राष्ट्रीय पशु वैज्ञानिक नाम है आपका पैथेरा टाइग्रिस। पक्षी पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। वैज्ञानिक पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, उसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, उसका नाम फाइकस बैगलोसिस। फल, फल का राष्ट्रीय नाम, वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका। और राष्ट्रीय नदी हमें पता ही है, वो है आपकी गंगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, ये लिख के ले लीजिए कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये 100% श्योर हूँ कि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से उनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाएंगे। अब आते हैं जो विभिन्न देश हैं, अलग अलग जो देश हैं हमारे, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि जो हमारे संविधान के स्रोत हैं, जो हमारे संविधान के सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन कौन से देश से लिए गए हैं सोर्सेज। तो सबसे पहले जो अमेरिका देश है, अमेरिका से, यूएसए से जो सबसे पहली चीज़ ली गई है वो ली गई है प्रस्तावना, प्रियम्बल। एक सेकंड मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं जिससे कि आप लोगों को इजी रहेगा। प्रियम्बल के कुछ शब्द, मतलब हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। फिर दूसरी चीज़ जो यहाँ से ली गई है वो ली गई है मूल अधिकार, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं आपके यूएसए से। फिर तीसरी चीज़ जो ली गई है वो ली गई है स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब आपकी फ्री जुडिशरी कहाँ से ली गई है? वो ली गई है यूएसए से। चौथी चीज़ न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की जो सोच ली गई है, जो अवधारणा ली गई है, वो यूएसए से ली गई है। पांचवी चीज़ सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया।
अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपनी पोस्ट से हटाना है, उनको किस तरीके से हटाया जाएगा, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से। छठी बात आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। सातवीं बात लोक जनहित याचिका PIL आपकी यूएसए से ली गई है। आठवीं बात न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली जो जुडिशरी रिव्यू सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था जुडिशरी रिव्यू यूएसए से लिया गया है। फिर इसके बाद आते हैं आप नौवीं चीज़ पे, जो उपराष्ट्रपति का पद होगा, आपका देश में एक उपराष्ट्रपति होगा, वो पद कहाँ से लिया गया है, वो पोस्ट कहाँ से ली गई है, वो यूएसए से। तो 9 चीज़ें यूएसए से ली गई हैं, जो कि पहली है आपकी प्रियम्बल के शब्द, दूसरी है फंडामेंटल राइट्स, तीसरी है आपकी फ्री जुडिशरी, चौथी है आपकी जुडिशियल रिव्यू, पांचवी है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर जजेस को आप उनकी पोस्ट से हटाएंगे वो किस तरीके से हटाएंगे, उनका प्रोसेस। फिर आपका है प्रेसिडेंट पे अगर इम्पीचमेंट लगाएंगे तो वो किस तरीके से लगाएंगे। फिर आपकी 7वीं पॉइंट है PIL हमने यूएसए से लिया है। 8वीं पॉइंट है फिर से जुडिशियल रिव्यू सिस्टम कैसा रहेगा। और 9वीं पोस्ट होगी कि उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से। उसके बाद जो अगला देश आता है उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, वहाँ से हमने ली है विधि का शासन, दूसरा संसदीय शासन, मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है आपके ब्रिटेन से। फिर एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, द्विसदनीय व्यवस्था जो 2 सदन होते हैं जैसे राज्यसभा है लोकसभा है, वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। फिर 5वां पॉइंट है विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, वो सारा का सारा कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से। 7वां पॉइंट, छठा पॉइंट है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, मतलब जब भी वोटिंग होती है उसमें एकल संक्रमणीय मत के आधार पर जो भी पहले आए और पहले पाए। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, पहले आओ पहले पाओ, इस तरीके से यहाँ पे वोटिंग सिस्टम चलता है, ठीक है। जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। 7वां पॉइंट है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, जो भी अध्यक्ष का चेयरपर्सन की पोस्ट होती है उसमें क्या क्या उसके रोल होंगे वो सब ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार, जो पार्लियामेंट के विशेषाधिकार होंगे वो कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से। फिर तीसरा जो देश आता है वो आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में अगर हम देखें तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ली गई है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अमेंडमेंट प्रोसेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस जो लिया गया है वो लिया गया है आपके साउथ अफ्रीका से। दूसरी बात ली गई है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो आपके राज्यसभा है उसके जो मेंबर्स हैं उनका किस तरीके से निर्वाचन होगा वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका। चौथा देश कनाडा, जिसमें से हमने ली है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम जो लिया गया है, केंद्र शक्तिशाली होगा, वो कनाडा से ही लिया है। और दूसरी चीज़ कि वहाँ से हमने लिया है कि शक्तियों का वितरण, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र में ही रहेंगी, सेंटर के पास ही रहेंगी अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ये सारी चीज़ हमने कहाँ से ली है, कनाडा से। तीसरी बात, राज्यों में राज्यपाल की जो पोस्ट होगी वो नियुक्त की जाएगी, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल की एक पोस्ट नियुक्त की जाएगी, गवर्नर की पोस्ट राज्यों में कनाडा के थ्रू ली गई है। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब एडवाइजरी फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया।
और आखिरी चीज़ संघात्मक विशेषताएं, फेडरल सिस्टम की कुछ जो विशेषताएं हैं वो हमने कनाडा से ली हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया से जो हमने चीज़ें ली हैं वो ली हैं आपने, एक पहली चीज़ ली है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। फिर हमने ली है व्यापार, ट्रेड, ये सारी चीज़ें जो ट्रेड हुआ, समागम की स्वतंत्रता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने ली हैं ऑस्ट्रेलिया से। फिर तीसरी बात हमने ऑस्ट्रेलिया से जो ली है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगर कोई ऐसा टॉपिक फंस जाता है जहाँ पर डिस्प्यूट की स्थिति पैदा हो जाती है, तो जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है उसकी एक संयुक्त बैठक की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? जिसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, तो इसका जो प्रावधान किया गया है वो भी ऑस्ट्रेलिया की चीज़ है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया। फिर एक और चौथी चीज़ दी गई है, जो प्रस्तावना की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल है, वो कहाँ से लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रियम्बल की लैंग्वेज हमारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रियम्बल में जो शब्द हैं जो हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए से। तो बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी, इसलिए आप अलग अलग लिख लें कि प्रियम्बल की भाषा जो है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और जो प्रियम्बल ली गई है वो है यूएसए से। फिर आते हैं आपके आयरलैंड पे। आयरलैंड से जो लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया है, वो ली गई है डीपीएसपी। सबसे इम्पोर्टेंट, डीपीएसपी आपकी आयरलैंड से ली गई है, तो डीपीएसपी को अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो ली गई है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, जो चुनाव होगा, वो किस प्रोसेस में होगा, ये लिया गया है आयरलैंड से। और तीसरी बात, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाएगा, उनका पेपर फाइल कैसे होगा, वो सारा का सारा लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आपका फिर आता है फ्रांस। फ्रांस से गणतांत्रिक जो व्यवस्था है वो ली गई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है, वो सारा का सारा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। उसके बाद आते हैं रूस पे। रूस में आपने एक मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिया गया है। न्यायिक आदर्श कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। जर्मनी से आप देखिए आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, और जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया का प्रोसीजर है जो भी, वो कहाँ से लिया गया है? वो जापान से। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, तो एक बहुत छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ जो कि थोड़ी इम्प्लीमेंट होती है इन सब चीज़ों पे, तो उसके हिसाब से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक दो बार वीडियो देखिएगा, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। जो अमेरिका है उसमें हमने वो सारी चीज़ें ली गई हैं जो कि आपकी जुडिशरी सिस्टम से रिलेट करती हैं, जैसे कि आपका स्वतंत्र न्यायपालिका है, जुडिशियल रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाना है वो है, जुडिशरी रिव्यू की प्रोसेस है, पीआईएल है, ये सारी की सारी चीज़ें जुडिशरी से रिलेट होती हैं। इस वजह से आप जितने भी जुडिशरी के काम होंगे ये अमेरिका से रिलेट करें। ब्रिटेन से आपका पार्लियामेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो रिलेट करें, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपका सिंगल सिटीजनशिप है, आपकी द्विसदनीय व्यवस्था है जिसमें आपका लोकसभा राज्यसभा होता है, लॉ फॉर्मेशन है क्योंकि सारे के सारे लोग वही लॉ निर्माण करते हैं, संविधान में मत का अधिकार, चुनाव पे जो जीत होती है उन्हीं लोगों के जो चुनाव होते हैं उनके रिलेटेड है वो। ठीक है, तो और फिर संसदीय विशेषाधिकार, जो संसदीय लोग हैं जो कि वहाँ के विशेषाधिकार हैं कि किसको क्या विशेषाधिकार लेना दिया जाना है, वो सारी की सारी चीज़ों पे डिसीजन लेते हैं वहाँ के अध्यक्ष। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका से एक इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ से नहीं ली गई हैं, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा वो हमने वहाँ से लिया है। ठीक है, अमेंडमेंट। कनाडा से आप एक चीज़ याद रखिए कि यूनियन को सबसे ज़्यादा पावर में रखा है, और जो फेडरल सिस्टम की अवधारणा है वो हमने कनाडा से ली है, तो वो संघ को मजबूत स्थिति में लेके आता है। ठीक है, और राज्यों में केंद्र एक राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, वो हमने वहाँ से लिया है। ठीक है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया पे आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया से हम
समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने समवर्ती सूची वहाँ से ली है। और एक चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेंट है वो है आपकी जो संयुक्त बैठक होगी वो कहाँ से होगी, किस बिहाफ पे होगी, तो वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। फिर आते हैं आप आयरलैंड के ऊपर। आयरलैंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी DPSP और आपकी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये हमने आयरलैंड से ली गई है। फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। रूस से आपको पता ही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। जर्मनी, आपको याद होगा जर्मनी से हिटलर थे जो कि लड़ाई के बादशाह माने जा सकते हैं, और उनकी वजह से आपातकाल की जो भी स्थिति होगी वो हमें याद करने के लिए एक ट्रिक है कि जर्मनी आपातकाल के उपबंध है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास रही जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और बेसिकली हमने आज संविधान का परिचय पढ़ा और उसका क्या एम था बनने का, तो वो चीज़ें पढ़ी, और जो कि लिखित है, विस्तृत है। फिर दूसरी उसकी खासियत है कि वो मूल अधिकार देता है। तीसरी खासियत है उसकी DPSP है, कठोर भी है, लचीला भी है, एकल नागरिकता देता है, वयस्क मताधिकार देता है, समाजवादी सिस्टम है। फिर आपने लोगोस पढ़े, सिंबल्स पढ़े नेशन के, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज पढ़ा, उसका साइंटिफिक नेम भी पढ़ा, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय नदी, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी, उनके हमने साइंटिफिक नेम भी पढ़े। फिर उसके बाद हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस पूरे के पूरे आज की क्लास का, वो पढ़ा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें ली हैं हमारे देश ने, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पढ़ी। तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे, जो कि इसको पढ़ने के बाद गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं वो भी आपको मिलें, जिसमें मैथ, आपको हिंदी और आपको रीजनिंग आपके अतुल सर, दुष्यंत सर और अभिनव सर पढ़ाएंगे, और GS मैं आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।